ऑडियो वीडियो फाइन. ऑनलाइन क्लास. Yes, sir. ओके. लास्ट क्लास सेक्शन 31 कंप्लीट हो गया था. आपने रिकॉर्डेड देखा था क्या? Yes, sir. Anyone who has missed the recorded class? क्योंकि ये सेक्शन 13 एंड 14, सॉरी सेक्शन 12 एंड 13 उसी से रिलेटेड है. ऑनलाइन क्लास सारे ने देखा था ना रिकॉर्डेड क्लास? Yes, sir. ओके. कुछ क्वेश्चंस जो समझ में नहीं आ रहा हो? ओके. टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन 12 एंड सेक्शन 13, ठीक है, साइमल्टेनियसली करेंगे. सेक्शन 12 भी, सेक्शन 13 भी. सेक्शन 12 फॉर गुड्स, सेक्शन 13 फॉर सर्विस. टाइम ऑफ सप्लाई क्या बताता है सर? गवर्नमेंट को टैक्स देने का टाइम कब आएगा? ठीक है, गवर्नमेंट को टैक्स देने का टाइम कब आएगा? आपने गुड्स भेजा है तब, आपने इनवॉइस भेजा है तब, कस्टमर ने आपको पैसा दे दिया है तब, या रिटर्न फाइल कर दिया है तब, कब आएगा? कब गवर्नमेंट को आप टैक्स पेमेंट करेंगे? ठीक है, वो बताता है क्या? सेक्शन 12 सेक्शन 13. टाइम ऑफ सप्लाई, जिस टाइम जो कट ऑफ डेट है टाइम ऑफ सप्लाई का, उस डेट से वो मतलब कि आपका कट ऑफ डेट सोचिए, टाइम ऑफ सप्लाई 14 मार्च 2023 है. ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई डिफरेंट डेट्स आया. ठीक है, डिफरेंट डेट्स आया. एज पर प्रोविजन आपने निकाला कि माई टाइम ऑफ सप्लाई इज 14 मार्च. तो 14 मार्च का पीरियड का ड्यू डेट टैक्स पेमेंट करने का कब होगा? नेक्स्ट मंथ, यही होगा ना? जब हम लोग टैक्स निकालते हैं, मतलब टैक्स, हम लोग का टैक्सेबिलिटी अराइज होता है. ठीक है, टैक्सेबिलिटी अराइज होता है, उसके नेक्स्ट मंथ हम लोग पेमेंट करते हैं एज पर जीएसटी एक्ट. ठीक है, तो मार्च का टाइम ऑफ सप्लाई कब पेमेंट करेंगे? अप्रैल में. ठीक है, तो बात है कि मेरा क्वेश्चन ये कि ये 14 मार्च जो मैंने अपने मन से लिख दिया, वो निकालने का तरीका कैसा है? निकालने का तरीका है टाइम ऑफ सप्लाई. सर ये आपने जो बोला कि मंथ कब करेंगे, मंथ कैसे निकालेंगे, कैसे पता चलेगा कि नेक्स्ट मंथ है? वो हम लोग कब किस में सीखेंगे? पेमेंट्स में एंड रिटर्न्स में. पेमेंट्स एंड रिटर्न्स, इसका भी बात ही नहीं कर रहा हूँ. ठीक है, ये झट से ये बोल के निकल गया, इसका मतलब ये कंप्लीट नहीं हुआ है. ठीक है, अभी मेरा फोकस किस पे है? टाइम ऑफ सप्लाई. कब गवर्नमेंट देखेगी कि भाई तुमने जो ट्रांजैक्शंस किया है उस पर जीएसटी एप्लीकेबल हो गया है, देने का टाइम आ गया. वो कब है? ये डेट. और ये डेट कैसे निकलेगा? टाइम ऑफ सप्लाई से. ठीक है, और टाइम ऑफ सप्लाई किस पे डिपेंड है? इनवॉइस इशू पे. टाइम ऑफ सप्लाई किस पे डिपेंड है? इनवॉइस इशू पे. इसीलिए इनवॉइस इशू पे डिपेंड है, इसीलिए मैंने सेक्शन 31 कराया, बिकॉज सेक्शन 31 स्पीक्स कि इनवॉइस कब इशू करना है. आप समझ रहे हैं? ऑनलाइन क्लास समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर. सेक्शन 31 स्पीक्स कि इनवॉइस इशू कब करना है, और टाइम ऑफ सप्लाई बताता है कि टैक्स कब पेमेंट करना है. अंडरस्टूड? व्हेन योर लायबिलिटी हैज बीन अराइजन, वो कौन बताता है? टाइम ऑफ सप्लाई. तो आप देखो, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ व्हाट? गुड्स. मैं बार बार बोल रहा हूँ, सेक्शन 12 इज फॉर गुड्स, सेक्शन 13 इज फॉर सर्विस. ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स
इज द अर्लीस्ट ऑफ फॉलोइंग, अर्लीस्ट मतलब कि सब जो इनमें से ये जो क्राइटेरिया दिया हुआ है ना, उसमें से जो सबसे पहले आएगा वही टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा, ठीक है। डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑन विच ही इज रिक्वायर्ड टू इशू इनवॉइस अंडर सेक्शन 31। आ रहा समझ में? व्हाट इज द लास्ट डेट? व्हाट इज द लास्ट डेट? नहीं, लास्ट डेट का सेक्शन 31 में क्या बोला था? इन केस ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स, क्या बोला था सेक्शन 31 में? मिला के पढ़ाते हैं, मिला के डिस्कस करते हैं। ये था ना, गुड्स में क्या था? मूवमेंट ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ रिमूवल और नो मूवमेंट ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, यही है ना? यही तो है। और यहाँ पे क्या बोला है? डेट ऑफ इशू इनवॉइस, मतलब इनवॉइस इशू का डेट और लास्ट डेट जब उसको इनवॉइस इशू कर देना था, कब करना था? सेक्शन 31 में लिखा है, यही लिखा है ना सेक्शन 31 में, देखिए, बिफोर रिमूवल ऑफ गुड्स और बिफोर डिलीवरी ऑफ गुड्स, यही है ना? तो मतलब इनवॉइस, डेट ऑफ इशू इनवॉइस, डेट ऑफ इशू, जैसे यहां पे लिखता हूं, गुड्स के केस में क्या होगा? डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और पेमेंट रिसीव्ड, विच एवर इज अर्लियर, अंडरस्टूड? विच एवर इज अर्लियर। कब आपको इनवॉइस इशू करना चाहिए था, मतलब आपने कब इनवॉइस इशू किया और कब पेमेंट रिसीव्ड हुआ, इन दोनों का जो डेट होगा, इनमें से जो अर्लियर रहेगा वो टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स, अंडरस्टूड? और सर इसका डिस्कशन हम लोग कहाँ किए थे? सेक्शन 31 में, अंडरस्टूड? डेट ऑफ इशू इनवॉइस बाय द सप्लायर और लास्ट डेट बोला है, कब इनवॉइस इशू कर लेना चाहिए था, सेक्शन 31 का, ठीक है। और डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ ऑन विच सप्लायर रिसीव द पेमेंट, अंडरस्टूड? एंटरिंग द पेमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और क्रेडिटिंग द पेमेंट इन द बैंक अकाउंट, विच एवर इज अर्लियर, अंडरस्टूड? क्या बोल रहा है? मतलब बोला है कि डेट ऑफ पेमेंट रिसीव्ड और डेट ऑफ एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है, इन तीनों में से जो अर्लियर होगा वो। आ रहा समझ में? ऑनलाइन क्लास समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। जब आपको डेट ऑफ पेमेंट बोले ना, डेट ऑफ पेमेंट रिसीव्ड, इसका मतलब पेमेंट रिसीव क्या है? जैसे कि देखो, मैंने किसी को गुड्स भेजा, ठीक है, मेरा एक कस्टमर था, मैंने उसको गुड्स सेल किया। कब सेल किया? से एग्जांपल 1 जून को सेल किया, 1 जून को उसने मुझे पेमेंट रिसीव कर दिया, ठीक है, ये सेल किया, इसी दिन टैक्स इनवॉइस इशू कर दिया, ठीक है, इसी दिन टैक्स इनवॉइस इशू कर दिया। और पेमेंट रिसीव हुआ, पेमेंट रिसीव हुआ 20 जून को, हो सकता है ना, 20 जून को पेमेंट रिसीव हुआ। उससे पेमेंट कितना रिसीव हुआ? मैंने टैक्स इनवॉइस सेल की भेजा है से 10,000 का, ठीक है, वो मुझे कितना पैसा देता? वो मुझे कितना पैसा देता? जीएसटी सोचो, जीएसटी यहाँ से इंक्लूड है, जीएसटी 10,000 केस क्या है कि
अच्छा इसमें टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? टाइम ऑफ सप्लाई इसमें कौन सा होगा? इनवॉइस इशू बिकॉज इट इज़ अर्लियर, इनवॉइस डेट बिकॉज इट इज़ अर्लियर। अब मैं बताता हूँ, ये केस था, ये केस था, ठीक है। मैं उसको, वो मुझे कितना देता है? 10,000, ठीक है। वो मुझसे मतलब वो मुझे 10,000 देता, और मैं उससे पहले से ही, वो मुझसे पहले से ही मतलब कि 23 मई को वो मुझसे पहले से ही 3,000 पाता था, तो वो मुझे इस तारीख को कितना देगा? 7,000। आ रहा समझ में? अरे ऑनलाइन क्लास समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। जब मैंने उसको सेल किया तो मैं जानता था कि वो मुझसे 3,000 पाता है, तो मुझे ये कितना देगा? 7,000। अब बताओ टाइम ऑफ सप्लाई क्या है? हाँ, पहले देखो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। पहला बात, टाइम ऑफ सप्लाई यहाँ पर दो जगह डिवाइड हो जाएगा। कितना में? एक 7,000 में और एक 3,000 में। 3,000 के लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? आंसर इज अर्लियर। पेमेंट रिसीव्ड, डेट ऑफ एंट्री और इशू ऑफ इनवॉइस, विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। 7,000 के लिए क्या हो जाएगा? 7,000 के लिए टाइम ऑफ सप्लाई इज 1 जून। अंडरस्टूड? 7,000 के लिए टाइम ऑफ सप्लाई इज 1 जून। अंडरस्टूड? मैंने क्वेश्चन में क्या बोलता है ना कि आपको पैसा मिला और आपने एंट्री लगा दिया एडजस्टमेंट का। आपने तो यहाँ पे एंट्री लगा दिया होगा ना एडजस्टमेंट का, कि मुझे पता है कि मुझे 7,000 मिलना होगा, तो 10,000 का टैक्सेबिलिटी कब आ जाएगा? इसी साल, इसी टाइम में। 10,000 का मेरा 10,000 मिलना चाहिए था, लेकिन 3,000 का तो आपने बुक्स में एंट्री में लगा दिया होगा, एडजस्टमेंट एंट्री, और कितना ड्यू दिख रहा होगा? 7,000। तो बोलता है कि पेमेंट रिसीव, जब ये 10,000 के अगेंस्ट में पेमेंट रिसीव हम 3,000 पहले ही मान लेंगे। पेमेंट रिसीव और डेट ऑफ एंट्री ये दोनों एक ही है, मतलब मुझे पेमेंट मिल रहा है या फिर मैंने एडजस्टमेंट एंट्री लगा दिया, बोथ आर ट्रीटेड एट पार। आ रहा है समझ में? तो हमेशा जब भी पेमेंट रिसीव बोला ना, तो पेमेंट रिसीव ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसा ही आना चाहिए, ऐसा नहीं है सिर्फ कंसिडरेशन ही आना चाहिए। मैंने बुक्स में एडजस्टमेंट एंट्री लगा दिया ना, तो भी माना जाएगा वो पेमेंट रिसीव्ड ही है। अंडरस्टूड? तो मैं अगर टेक्निकली बोला जाऊँ ना, टेक्निकली तो डेट ऑफ इशू इनवॉइस, पेमेंट रिसीव्ड और डेट ऑफ एंट्री विच एवर इज अर्लियर, दिस इज टेक्निकली दैट इज पर लॉ। बट अगर मैं आपको इजी वे में बताना चाहूँ ना, तो आप इसको हमेशा सेम ही मानना, पेमेंट रिसीव एंड बुक्स ऑफ एंट्री, पेमेंट रिसीव्ड एंड बुक्स ऑफ एंट्री दोनों को सेम मानना। अब क्या दिखेगा? डेट ऑफ इशू और पेमेंट रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर। आ रहा समझ में? विच एवर इज अर्लियर। तो पेमेंट रिसीव में बैक ऑफ द माइंड में आपका चलना चाहिए। पेमेंट रिसीव इसका मतलब ये नहीं कि कैश के थ्रू, मतलब क्या पेमेंट रिसीव इसका मतलब ये नहीं कंसिडरेशन मिला तभी, बुक्स में एंट्री मार दिए तो भी पेमेंट रिसीव ही मानेंगे। क्लियर है? यहाँ पे देखिए, डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव द पेमेंट, entering the payment in books of account or crediting the payment in the bank account whichever is earlier, ठीक है। with respect to supply presently irrelevant for the purpose of payment of tax, ठीक है। बंदा whichever is earlier। पहला बात ये बताइए, एडवांस पे जीएसटी है कि नहीं है? जैसे मैं आपसे गुड्स लेने गया, ठीक है, जैसे मेरा शोरूम है, जैसे ये है मिस्टर एक्स, ठीक है, ये सेलर है, सेलर ऑफ गुड्स, ठीक है। इसके पास कौन आया? परचेजर, गुड्स लेगा, ठीक है, और इसको कितना देगा? से 5 लाख का गुड्स है। अंडरस्टूड? 5 लाख का गुड्स है। अब क्या किया है
ये इसको 5 लाख का गुड्स देने वाला था, ठीक है। अब क्या किया है, गुड्स डिलीवरी करने से पहले, गुड्स डिलीवरी करने से पहले सेलर ने मतलब परचेजर ने उसको 1 लाख का एडवांस दे दिया। अरे समझ में, 1 लाख का एडवांस दे दिया कि भाई एडवांस ले लीजिए, गुड्स भेजिए, उसके बाद मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। कॉमन बिजनेस प्रैक्टिस है ना, ठीक है। अब बताओ, वेदर ही परचेजर इज, और यहाँ पे सेलर, ठीक है। वेदर एडवांस किसको मिला, सेलर को। वेदर ही इज लायबल टू पे जीएसटी ऑन दिस अमाउंट और नॉट, तो श्योर पे करेगा। yes it was previously held कि in case of receipt of advance seller has to pay GST on such amount, ठीक है। but in 2017 it was held कि गुड्स के अगेंस्ट में एडवांस पे जीएसटी नहीं है। आ रहा समझ में? इट वॉज हेल्ड ऑन 2017 वाया नोटिफिकेशन नंबर 66 2017 कि गुड्स के अगेंस्ट में जीएसटी नहीं है। एडवांस गुड्स के अगेंस्ट में अगर आपने कुछ एडवांस लिया तो जीएसटी नहीं है, बट नॉट अगेंस्ट सर्विस। सर्विस के अगेंस्ट में अगर आप एडवांस लिया तो उस पर यू हैव टू पे जीएसटी, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है नो जीएसटी एट द टाइम ऑफ रिसीप्ट ऑफ एडवांस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। अंडरस्टूड? ऑनलाइन क्लास समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। ओके यहाँ पे देखो, टाइम लिमिट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज के अगेंस्ट में टाइम ऑफ सप्लाई किया, गुड्स के अगेंस्ट में बोल दिया। गुड्स के अगेंस्ट में क्या, डेट ऑफ इश्यू इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट रिसीव्ड और डेट ऑफ बुक्स ऑफ एडजस्टमेंट विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई के अगेंस्ट में क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस क्या है, अगर इनवॉइस इशूड विद इन द टाइम पीरियड प्रेस्क्राइब्ड इन सेक्शन 31, क्या टाइम पीरियड था? सेक्शन 31 में क्या टाइम पीरियड है? क्या टाइम पीरियड है सेक्शन 31 में? 30 डेज। कहाँ गया ये रहा, इनवॉइस का भी सो जाना चाहिए विद इन 30 डेज। विद इन 30 डेज, अगर विद इन 30 डेज अगर आपका इनवॉइस इशू हो गया है, ठीक है, विद इन 30 डेज आपका इनवॉइस इशू हो गया है, देन ये 30 डेज हो गया है तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। रिसिप्ट ऑफ पेमेंट मतलब क्या, बुक्स एडजस्टमेंट दोनों, ठीक है, विच एवर इज अर्लियर। आ रहा समझ में? 30 डेज और 45 डेज इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनी, बैंक एंड एनबीएफसी। अंडरस्टूड? 45 डेज इन द बैंक केस ऑफ बैंक्स एंड एनबीएफसी। आपका अगर विद इन टाइम पीरियड, कौन सा टाइम पीरियड, सेक्शन 31 में, 31 में कौन सा टाइम पीरियड लिखा हुआ है, 30 दिन नॉर्मल सिचुएशन, और बैंक और एनबीएफसी का कितना, 45 डेज। अगर हो गया है इशू तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसीव ऑफ पेमेंट। और अगर नहीं इशू हुआ है विद इन 30 डेज तो, नहीं इशू हुआ है विद इन 30 डेज तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, मतलब डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। When the above events are मतलब कुछ पता नहीं चल रहा है कब
कब पेमेंट एंट्री मारा है, कब पैसा रिसीव हुआ है, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो मतलब क्या क्या पता नहीं चल रहा है, इनवॉइस इशू कब करना है, कंप्लीशन कब खत्म हो रहा है, तब डेट ऑन विच द रिसिप्ट शोज द डेट ऑन विच द रिसिपेंट शोज द रिसिप्ट ऑफ सर्विस इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट। जब बुक्स ऑफ अकाउंट में पैसा मिल रहा है तब आपका टाइम ऑफ सप्लाई रेडी माना जाएगा। अंडरस्टूड? टाइम लिमिट ऑफ, अच्छा ये तो हो गया। टाइम ऑफ सप्लाई वेयर टैक्स पेड ऑन आरसीएम, ये वो ऊपर वाला किस पे था? एफसीएम। ये वाला किस पे है? आरसीएम। आरसीएम के केस पे क्या है? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, सेक्शन 12 और सेक्शन 13। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स और डेट ऑफ पेमेंट, और 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा समझ में? अरे बोलो नहीं आ रहे तो। ये है सेलर, सेल गुड्स तो ये बाबा परचेजर, ठीक है। अंडर आरसीएम हु इज लायबल टू पे टैक्स? रिसिपेंट। रिसिपेंट इज लायबल टू पे टैक्स। तो बोला रेसिपेंट इज लायबल टू पे टैक्स, लेकिन कब? जब टाइम ऑफ सप्लाई इस्टेब्लिश हो जाएगा। टाइम ऑफ सप्लाई कब इस्टेब्लिश होगा? टाइम ऑफ सप्लाई कब इस्टेब्लिश होगा? डेट ऑफ रिसिप्ट गुड, डेट ऑफ रिसिप्ट गुड मतलब कि ये गुड्स जब इसको ट्रांसफ़र कर देगा रिसिप्ट हो जाएगा। और डेट ऑफ पेमेंट, ये बंदा इसको पेमेंट कर देगा। और मैक्सिमम कितना? 31 डे। ये सब जितना भी करना है मैक्सिमम कितना दिन हो जाना चाहिए? 31 डेज। इन तीनों में से जो अर्लियर होगा वो दिस इज टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है। सर्विस में क्या है? सर्विस में तो गुड्स डिलीवर होगा नहीं, सर्विस है तो डेट ऑफ पेमेंट और 31st डे ऑफ सर्विस। यहाँ पे कितना दिन था? 31 डे, और यहाँ कितना है? 31st डे, सॉरी 61 डे, ठीक है। 31st डे था यहाँ पे, 61 डे। अगर वेयर द अबव इवेंट्स आर नॉट असर्टेनेबल, ये सब इवेंट्स असर्टेन नहीं हो रहा है, द टाइम ऑफ सप्लाई द डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रेसिपेंट ऑफ सप्लाई। जब पैसा एंट्री, जो एंट्री में बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री लगा है, बुक्स ऑफ अकाउंट में जब जब पेमेंट रिसीव का एंट्री लगा है तब इट इज ट्रीटेड एज टाइम ऑफ सप्लाई। नहीं हो रहा है? समझ में नहीं आ रहा है? ऑनलाइन क्लास समझ में नहीं आ रहा है क्या? सर आ रहा। आप लोग घर पे सम्स कर रहे हैं क्या? जो जो चैप्टर हो जा रहा है उसका सम्स कर रहे हैं क्या? तो एक्चुअली मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हूँ, आई एम एन इंजीनियर, तो डिफिकल्ट होता है समझ। आवाज़ नहीं आ रहा आपका। मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हूँ, आई एम एन इंजीनियर, सो इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड दिस टॉक्स। वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले तो और मतलब बवाल कर देते हैं सब एग्ज़ाम में, ठीक है। यू हैव टू बी वेरी फोकस, बिकॉज ये लॉ है। लॉ इज़ नॉट अबाउट इंजीनियर्स और कमर्शियल मतलब कि फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्टूडेंट। मैं अकाउंट्स पढ़ा रहा होता तो थोड़ा फ्रिक्शन आता कि डेबिट क्रेडिट बता रहा हूँ तो इंजीनियरिंग वाला को तो प्रॉब्लम आ रहा है। So, but for accounts, like in our undergraduate days, we had basic accounting. We had a subject called management and accounting. So I can understand the basics of accounting quite well. But
for law, like I didn't have any, and it's totally different from our subject and whatever I studied before. So I understand it is quite difficult, but you have to but you have to focus on it. मतलब कि आपको करना पड़ेगा, ठीक है. मतलब यू कैन नॉट टेल कि हाँ डिफिकल्ट है तो नहीं हो रहा है. करना तो पड़ेगा, इसीलिए मतलब बोल रहा हूँ कि थोड़ा इजी वे में समझाइए कि ताकि हम जैसे बंदे भी समझ पाए. मतलब इजी वे सो इजी वे मतलब कि थोड़ा ये जैसे आपने जीएसटी वगैरह का आपने समझाया था, मुझे थोड़ा तकलीफ हो रहा था. नहीं. और अगर मैं पूरा क्लासेस भी अटेंड नहीं कर पाया ड्यू टू सम आई हैड अ फ्यू इंटरव्यूज. तो इसी वजह से मैं बिजी था. सुदाम सर को बोल के गया था, तो इसलिए मैं मतलब ये गलती हो गया, इसलिए समझने में और डिफिकल्ट हो रहा है. नहीं ये व्हाट आई एम डूइंग इट इज़ द ईजीएस्ट वे है क्योंकि मैंने आपको टेबल बना के दे दिया है. इफ़ यू गो थ्रू द लॉ, लंबा लॉ लिखा हुआ है, ठीक है. तो चार्ट के थ्रू बनाने में थोड़ा इजी रहता है. मैंने चार्ट के थ्रू बहुत सारा कवर किया है. ठीक है कंप्लीट करते हैं. मैं आपसे बाद में बात करता हूँ इसको लेके. ओके सर, यू कैन कंटिन्यू. ये सॉरी इंपोर्ट ऑफ सर्विस. सर आप ये चार्ट हाँ सर ये चार्ट आप ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा. मैं study ग्रुप में करने सेंड कर दूंगा. एक बार जो मैंने कंप्लीट कर दिया है ना, वो एक बार मुझे ग्रुप में लिख दीजिएगा ना, रात में एक बार रिमाइंड दिला दीजिएगा. सर ग्रुप में हम लोग मैसेज नहीं कर सकते सर. ओ नहीं दिया क्या? ओके ठीक है. नहीं गूगल ड्राइव नहीं शेयर है, वो मुझे देना है. मैं स्किप कर गया हूँ देना. लेट मी कंप्लीट दिस फर्स्ट, ठीक है. उसके बाद मैं एक बार लिख लूँगा क्या क्या नहीं दिया हुआ है, फिर मैं दे दूँगा. ठीक है. ये मुझे हो सकता है स्किप कर गया हो. ओके. इंपोर्ट ऑफ सर्विस. इंपोर्ट ऑफ सर्विस में कब होता है? डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रिसिपेंट और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर. मैंने गुड्स इंपोर्ट किया है फ्रॉम यूएस. एम आई लाइबल टू पे जीएसटी? आंसर इज यस. इंपोर्ट ऑफ सर्विस जीएसटी है कि नहीं, सप्लाई है कि नहीं है? सेक्शन कौन सा सेक्शन में इंपोर्ट ऑफ सर्विस सप्लाई माना गया है? सेक्शन 7. भूल गए क्या? सेक्शन 7 पढ़ाया था, ठीक है. सेक्शन 7 स्टेट्स इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे जीएसटी लगेगा, ठीक है. तो जीएसटी जब लगेगा दैट मीन्स आई हैव टू पे जीएसटी ऑन गवर्नमेंट टू द गवर्नमेंट व्हेन डेट ऑफ एंट्री ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट, जब मैंने बुक्स इंपोर्ट ऑफ सर्विस एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कर दिया, और डेट ऑफ पेमेंट उस बंदे मतलब यूएस से जो इंपोर्ट कर किया था सर्विस, उस बंदे को जो पेमेंट कर दिया विच एवर इज अर्लियर. पहले जीएसटी देना पड़ेगा, ठीक है. टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर्स एंड एक्सचेंजेबल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है. अरे वाउचर होता है ना, जैसे ट्रेंड्स का वाउचर आता है ना, 500 का वाउचर आता है, ठीक है. उस जगह पे सप्लाई ऑफ वाउचर एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. सप्लाई ऑफ वाउचर supply of goods or services is identified at the time of issuing voucher, date of issue of voucher, in other cases date of redemption. मतलब मैं एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हूँ, मैंने एक वाउचर निकाला है कि आपने मुझसे शॉपिंग किया, मैंने एक 500 का वाउचर दे दिया कि अगले बार शॉपिंग करेंगे, आपने मुझसे क्लोथ का वेस्टर्न वेयर
कपड़े का शॉपिंग किया, ठीक है, मैंने दे दिया कि ये वाउचर है, उससे क्लॉथ्स ही परचेस करेंगे तो डिस्काउंट आएगा। होता है कि नहीं होता है? रिलायंस ट्रेंड में जाएंगे तो क्या मिलता है वहाँ पे? कपड़ा ही मिलता है। तो कपड़ा ही वाउचर, मतलब जो वाउचर आप यूज़ करेंगे वो वाउचर यूज़ किस में होगा? अगेंस्ट परचेज ऑफ क्लोथ्स ही। तो उस केस में गुड्स क्या है? असर्टेनेबल है, आइडेंटिफाइबल है कि क्लोथ ही होगा, तो टाइम ऑफ इशू ऑफ वाउचर विल बी ट्रीटेड एज, सॉरी, डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर विल ट्रीटेड एज टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, मैंने वाउचर इशू किया, जब इशू करूंगा तो भी माना जाएगा इट इज़ अ टाइम ऑफ सप्लाई। अगर पता नहीं है कि जैसे कि विशाल ने इशू कर दिया वाउचर, विशाल ने इशू कर दिया, ये आइदर गुड्स हो सकता है, आइदर एफएमसीजी हो सकता है, आइदर अदर मटेरियल हो सकता है, यूटेंसिल्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। उस केस में गुड्स इज अनआइडेंटिफाइबल, तो जब रिडीम होगा वाउचर इट इज टू बी ट्रीटेड एज टाइम ऑफ सप्लाई। अंडरस्टूड? आ रहा है ऑनलाइन समझ में? वाउचर्स, यस सर। ओके। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन रेसिडुअल केसेस, अदर केसेस। जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो इट इज बी ट्रीटेड एज टाइम ऑफ सप्लाई। अदर केसेस मैंने क्या क्या केस बताए? एक फॉरवर्ड चार्ज जिसमें सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विस। सप्लाई ऑफ गुड्स में क्या क्या था? डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। एडवांस पे जीएसटी नहीं है, एडवांस ऑफ अगेंस्ट गुड्स जीएसटी नहीं है। सर्विस पे क्या था? सर्विस पे था आपका अगर 30 दिन के अंदर इनवॉइस इशू कर दिया है, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। 30 दिन के अंदर इशू नहीं किया है, द डेट ऑफ कंप्लीशन सर्विस, डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। एडवांस पे भी जीएसटी है, एडवांस पे जीएसटी है बोला कहीं नहीं है, बोला था तो कि हर जगह जीएसटी है, एडवांस पे भी जीएसटी है, बट बाद में बोला कि गुड्स के अगेंस्ट में एडवांस में जीएसटी नहीं है। इसका मतलब सर्विस के अगेंस्ट में एडवांस में जीएसटी है, वो ऐसा कहीं निकाला नहीं है, तो मानेंगे कि एडवांस पे भी जीएसटी है अगेंस्ट सर्विस। अंडरस्टूड? नहीं लेगा, ठीक है। अगर आपने मुझे कुछ एडवांस दिया अगेंस्ट विच आई विल प्रोवाइड यू सर्विस, तो आपने जो एडवांस दिया था ना उस पर मैं जीएसटी पे करूँगा, ठीक है। जैसे कि आपने अगर एडवांस नहीं दिया होता तो आपने मुझे 5 लाख रुपये, मैंने आपको एक सर्विस दिया होता, टैक्स इनवॉइस इशू किया होता और 5 लाख रुपये आपने मुझे दिया होता, ठीक है, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी का बात कर रहा हूँ, ठीक है। 5 लाख रुपया दिया था, 5 लाख पे मैं जीएसटी पेमेंट कर रहा होता, उस पर जितना जीएसटी आ रहा था वो पेमेंट कर रहा होता। अभी एडवांस में क्या होगा? आपने मुझे 1 लाख रुपया दे दिया, मैं 1 लाख पे जीएसटी पेमेंट करूँगा, फिर बाद में आप मुझे 4 लाख रुपया देंगे, फिर 4 लाख पे जीएसटी पेमेंट करूँगा। आ रहा समझ में? ऑनलाइन आ रहा है समझ में? हाँ सर। ओके, फिर एफसीएम था, फिर आरसीएम आया, ठीक है। आरसीएम आने के बाद इंपोर्ट ऑफ सर्विस आया, फिर वाउचर आया, ठीक है। अब रेसिडुअल केसेस में क्या था आपका? ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो वैसे तो सबको, जितना रजिस्टर्ड पर्सन हैज़ टू बी फाइल द रिटर्न। आ रहा समझ में? ईच एंड एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हैव टू बी फाइल द रिटर्न। किसी को मंथली रिटर्न फाइल करना है, किसी को क्वार्टरली करना है, ठीक है, लेकिन सबको फाइल करना है। कोई बदमाश लड़का है अदर केसेस में फॉल कर रहा है और रिटर्न ही फाइल नहीं कर रहा है, वो क्या बोलेगा? सर आपने लॉ में क्या लिखा है, ठीक है, आपने लॉ में क्या लिखा है? रिटर्न फाइल करने का डेट, मैं तो रिटर्न ही फाइल नहीं कर रहा हूँ, तो टाइम ऑफ सप्लाई तो आ ही नहीं, तो अदर केसेस भी डाल दिया। डेट ऑफ पेमेंट टैक्स, आपने जब टैक्स पेमेंट किया तब माना जाएगा, ठीक है। वो बंदा अगर रिटर्न फाइल कर रहा है तो डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न, और अदर केस में डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। क्लियर है?
लेट फी हो रहा है, टाइम ऑफ सप्लाई फॉर एडिशन बाय वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट, लेट फी, कुछ लेट फी हो रहा है, तो टाइम ऑफ सप्लाई कब माना जाएगा? डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव सच एडिशन ऑफ वैल्यू। मतलब आपने क्या किया, मतलब मैंने एक सर्विस दिया आप लोग को, मैंने एक सर्विस दिया आपको, अब मैंने बोल दिया कि 3 तारीख के अंदर पेमेंट कर देना, 15 दिन के अंदर पेमेंट कर देना, नहीं तो लेट फी लगेगा। ठीक है, आपने पेमेंट नहीं किया, आपने मुझे 5 लाख रुपया दिया प्लस 1 लाख रुपया लेट फी दिया, तो वो लेट फी का टाइम ऑफ सप्लाई कब होगा? डेट ऑन विच सप्लाई रिसीव द एडिशनल वैल्यू, मतलब लेट फी जब मिलेगा तब मानेंगे वही टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, लेट फी रहे, पेनल्टी रहे, इंटरेस्ट रहे, कुछ भी रहे। अंडरस्टूड? चेंज ऑफ रेट ऑफ टैक्स, चेंज ऑफ रेट ऑफ टैक्स मतलब ये सेक्शन 14, सेक्शन 14। सेक्शन 12 क्या था? टाइम ऑफ सप्लाई इन गुड्स। सेक्शन 13 क्या था? टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विस। सेक्शन 14 क्या है? चेंज ऑफ रेट ऑफ टैक्स। मतलब क्या हुआ? मेरा जनवरी में ऑर्डर आया, मैं सप्लायर हूँ, मेरे जनवरी में ऑर्डर आया, फरवरी में मैंने कुछ सैंपल लॉट भेजा, अप्रैल में मैंने टैक्स इनवॉइस भेजा, फिर ये ऑर्डर आया, सोचो 5 लाख क्वांटिटी का, 5 लाख यूनिट। ठीक है, सैंपल भेजा, सोचो 20,000 यूनिट, हो सकता है ना। फिर अप्रैल में मैंने एक लॉट भेज दिया से 2 लाख यूनिट। फिर अप्रैल के बाद मई में लॉट भेज दिया से 2 लाख कितना हो गया आपका 1 लाख यूनिट। और अप्रैल में जून में कितना बच गया? 2 लाख, 3 लाख 20,000, तो 1,80,000 ना। हाँ, 1,80,000 जून में भेजा। ठीक है, और जुलाई में रिसीव हो गया पेमेंट। आ रहा समझ में? अब क्या हुआ? मुझे जब ऑर्डर मिला था और मैंने जब टैक्स इनवॉइस भेजा यहाँ तक, तो मेरा रेट था से 18%। अब यहाँ से रेट हो गया है, नोटिफिकेशन आया है कि आप जो गुड सेल कर रहे हैं उसका रेट हो गया 5%। ठीक है, उसका रेट हो गया कितना? 5%। तो चेंज इन रेट ऑफ टैक्स इन बिटवीन, है कि नहीं? चेंज ऑफ रेट ऑफ टैक्स इन बिटवीन हो गया ना। तो कौन सा रेट लेना है? 18% लेना है, 5% लेना है, या आधा आधा तोड़ के लेना है? तोड़ के लेना है, ये वो कौन बताएगा? सेक्शन 14। ठीक है, छोटा सा प्रोविजन है, बहुत इजी भी है। सप्लाई बिफोर रेट ऑफ चेंज ऑफ टैक्स, सप्लाई बिफोर चेंज ऑफ टैक्स, यही है ना? सप्लाई बिफोर चेंज ऑफ टैक्स और सप्लाई आफ्टर चेंज ऑफ टैक्स। ठीक है, ये दो चीज, यही दो पॉसिबल है ना। इसको इजी से कैसे पढ़ते हैं? जहां दो इवेंट, क्या इवेंट? सप्लाई कब हुआ, इनवॉइस कब इशू किए, पेमेंट कब मिला, इन तीनों में से कोई 2 इवेंट
एक जगह फॉल कर रहा है ना, तो वही मेरा टाइम ऑफ सप्लाई होगा। आ रहा समझ में? सोचो, अगर सप्लाई कर दिए बिफोर चेंज ऑफ रेट ऑफ टैक्स और इनवॉइस भी इशू कर दिए बिफोर रेट ऑफ चेंज ऑफ टैक्स, और पेमेंट रिसीव करने से पहले मुझे मेरा क्या हुआ, रेट चेंज हो गया, तो आंसर इज डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, मतलब ये शैल बी टाइम ऑफ सप्लाई। ऑनलाइन आ रहा है क्या समझ में कि नहीं आ रहा है ये वाला? सर फिर से एक बार एक्सप्लेन कीजिए तो। मैं बोल रहा हूँ 3 इवेंट है, मैंने गुड्स आज, मैंने सप्लाई आज कंप्लीट किया, ठीक है, सप्लाई आज कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट डे मैंने इनवॉइस इशू कर दिया, ठीक है, और उसके नेक्स्ट डे पैसा रिसीव हो गया, हो सकता है ना? जैसे आज कौन है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है, वेडनेसडे को मैंने सप्लाई कंप्लीट किया, थर्सडे को टैक्स इनवॉइस इशू किया, और फ्राइडे को पेमेंट रिसीव हुआ। आ रहे समझ में? ऑनलाइन समझ में आ रहा है क्या ये केस? हाँ। इस जगह में क्या बोला है, अगर रेट चेंज यहां पे हो गया, सुनो, रेट चेंज यहां पे हो गया, यहां था 18% और यहां पे हो गया 5%, ठीक है, तो टाइम ऑफ सप्लाई कब मानेंगे, टैक्स इनवॉइस जब इशू किया, तो रेट क्या लगेगा, आंसर इज 5%। आ रहे समझ में? हाँ सर। अनदर केस, अगर रेट यहां चेंज हो गया, रेट यहां चेंज हो गया और यहां पे 5% हो गया, यहां पे 18% था, ठीक है, इन दैट केस मेरा टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, डेट ऑफ, जो 2 लेग आ रहा है वही, ठीक है, यहां पे देखिए सप्लाई क्या हुआ है, सप्लाई बिफोर चेंज इन रेट, डेट ऑफ इनवॉइस भी इशू कर दिया बिफोर चेंज इन रेट, पेमेंट रिसीव किया है आफ्टर चेंज, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, ठीक है। मैं मान सकता हूं ओल्ड रेट एग्जांपल में से 12% था, न्यू रेट कितना हो गया, 18%, ठीक है, तो इस जगह पे कौन क्या रेट लगेगा, आंसर इज 12%। देखिए आ रहा समझ में? इस हाँ जगह सर। देखिए, हाँ हाँ सर समझ आ रहा है। ठीक है, इस जगह देखिए सप्लाई अगर बिफोर हुआ है और इनवॉइस इशू किया आफ्टर चेंज ऑफ रेट, और पेमेंट रिसीव हो गया बिफोर चेंज ऑफ रेट, हो सकता है ना, तो इन दैट केस डेट ऑफ रिसीव ऑफ पेमेंट, मतलब कि 2 लेग देखिए बिफोर में है, 2 लेग बिफोर में है, तो आंसर इज क्या लगेगा, आंसर इज 12%। क्लियर? डेट ऑफ रिसीव ऑफ पेमेंट is will be the tax, मतलब it will be the time of supply। another before सप्लाई बिफोर हुआ है और इशू ऑफ इनवॉइस आफ्टर हुआ है और ये भी आफ्टर हुआ है, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, इन दोनों में से अर्लियर, और रेट क्या लगेगा, आंसर इज 18%।
ऑनलाइन क्लास समझ में आ रहा है क्या? यस सर। ठीक है, सेम उसका आफ्टर वाला कॉन्सेप्ट देखिए, सप्लाई कंप्लीटेड आफ्टर चेंज ऑफ रेट और इनवॉइस इशूड आफ्टर चेंज ऑफ रेट बट पेमेंट रिसीव्ड बिफोर चेंज ऑफ रेट। इन दैट केस दो लेख कहाँ पे है? आफ्टर में। तो आंसर इज क्या? डेट ऑफ इनवॉइस। आंसर इज क्या होगा? 18%। आ रही समझ में? ठीक है, यहाँ पे देखिए, सप्लाई कंप्लीटेड आफ्टर चेंज ऑफ रेट, इनवॉइस इशू, लेकिन इनवॉइस पहले इशू कर दिया था सारा का, और पेमेंट रिसीव्ड आफ्टर। इन दैट केस डेट ऑफ रिसीव्ड ऑफ पेमेंट। आंसर इज 18%। ठीक है, यहाँ पे आफ्टर बिफोर इन दोनों में से अर्लियर जो होगा, आंसर इज 12%। ऑनलाइन क्लास समझ में आ रहा है क्या ये वाला? हाँ सर। एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके आपके बुक का इलस्ट्रेशन 23, आपके बुक का इलस्ट्रेशन 23, इलस्ट्रेशन 23 दिख रहा है आपको? इलस्ट्रेशन 23 पेज 121, पेज 121। बोला है ओके, बोला है क्वेश्चन में रेट ऑफ जीएसटी विल बी कितना? 12%। नेक्स्ट डे मैं इसमें खोल दूंगा। ठीक है, रेट ऑफ जीएसटी कितना है? 12%। ओल्ड रेट है या न्यू रेट है? ओल्ड रेट है। ठीक है, और न्यू रेट कितना है? अच्छा, एग्जिस्टिंग रेट इज ये ओल्ड है, ये वाला न्यू है। ठीक है, नेक्स्ट, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल, यहाँ पे 1 अप्रैल 22। ये 1 अप्रैल से कितना आ गया? ये 18%, सॉरी 12%। यहाँ से ये रेट चलेगा, उसके पहले का क्या चलेगा? 18%। अरे ना, अभी in that case time of supply and applicable rate of tax shall be determined as under। ठीक है, सर्विस प्रोवाइडेड कब किया है? 25/3/2022 को, मतलब बिफोर चेंज ऑफ रेट। ठीक है, इनवॉइस इशू कब किया है? 3 अप्रैल, और पेमेंट रिसीव कब किया है? 10 अप्रैल। पहले ये देखिए, सर्विस जो सप्लाई किया है वो सर्विस है, गुड्स नहीं है। वो विद इन 30 डेज के अंदर हो रहा है क्या? हो रहा है, दिख रहा है ना? विद इन 30 डेज के अंदर हो रहा है। तो इनवॉइस इशूड और पेमेंट रिसीव विच एवर इज अर्लियर शैल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। आंसर टाइम ऑफ सप्लाई का क्या होगा? 3/4/2022। ठीक है,
और रेट क्या लगेगा 12%। 12% क्यों लगेगा? 1 अप्रैल के बाद इनवॉइस इशू किया है और 1 अप्रैल के बाद पेमेंट रिसीव भी किया, बोथ लेग्स आर आफ्टर द चेंज ऑफ रेट, तो रेट ऑफ टैक्स होगा 12%। आ रहा है समझ में? ऑनलाइन क्लास समझ में आ रहा है? हाँ सर। आप बुक फॉलो कर रहे हैं क्या? यस सर। अदर्स? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कौन सा समझ में नहीं आ रहा। पहले मुझे ये देखना, सुनिए, पहले मुझे ये देखना है कि वेदर द इनवॉइस इशूड अकॉर्डिंग्स टू सेक्शन 31 और नॉट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 कितना दिन के अंदर इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए? 30 डेज, सॉरी इन केस ऑफ सर्विस ओनली। ठीक है, तो 30 डेज, ऊपर में आपका सर्विस ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो 30 दिन का, तो 30 दिन के अंदर इनवॉइस इशू हो जाएगा। तो टाइम ऑफ सप्लाई इज डेट ऑफ इशू इनवॉइस और पेमेंट रिसीव विच एवर इज अर्लियर। अगर 30 दिन के अंदर नहीं होगा तो 30 दिन के अंदर नहीं होगा तो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस एंड डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अंडरस्टूड? नेक्स्ट देखिए, सर्विस प्रोवाइडेड कब है? 25/3 और इनवॉइस रेज कब है? 29/3 विद इन 30 डेज, परफेक्ट। और पेमेंट रिसीव कब है? 12/4 और टाइम ऑफ सप्लाई कब है? 29। हाँ, इनवॉइस रेज है 29/3, पेमेंट रिसीव कब है? 12/4। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? अर्लियर ऑफ 29/3 एंड 12/4 कितना होगा? 29/3। ठीक है, रेट ऑफ चेंज कैसे देखेंगे? रेट ऑफ चेंज कैसे देखेंगे कि आपका दो इवेंट कौन सा लेग में जा, मतलब कि आफ्टर है या फिर बिफोर है। पहला इवेंट कौन है? सप्लाई कितना क्या है? 29/3। ठीक है, और आपका सर्विस भी प्रोवाइडेड हो गया है 25। तो बोथ आर बिफोर चेंज ऑफ रेट, तो आंसर इज ओल्ड रेट 18%। आ रहा है? नेक्स्ट पढ़िए, नेक्स्ट देखिए जल्दी से। ठीक है, आ रहा है? हाँ, जो मैं पढ़ा रहा था समझ में आ रहा है ना? अब उस टाइम नींद आ रहा था, अब समझ में आ रहा है। अगर कोई मेरा पढ़ाने के बाद सम्स नहीं कर रहा है ना तो उसको समझ में नहीं आएगा, मैंने पहले ही बोल दिया था आपको। ऑनलाइन समझ में आ रहा है क्या? सम्स कर पा रहे हैं क्या? सम्स कर पा रहे हैं क्या? सब बुक्स नहीं था तो कल मिल जाएगा, तो कल से ठीक करेंगे है, सर। अगर किसी का बुक नहीं है तो वो सॉफ्ट कॉपी ले सकता है, इंटरनेट में डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट डे से यहाँ पे बुक खोल लूँगा, लेकिन आई रिक्वेस्ट सम्स कीजिए। मैंने जितना भी पढ़ा है सबका रिलेटेड सम्स है। ठीक है, सम्स करने से क्लैरिटी आएगा, मैं खुद करवाऊँगा, बट मैं चाहता हूँ प्रोएक्टिवली आप लोग खुद कर ले। ठीक है, कि मैं जब करवाऊँ तो आपका सिर्फ कन्फ्यूज़न बाहर आए कि हाँ ये प्रॉब्लम है, ये इसमें क्यों नहीं आ रहा है। इट इज़ नॉट दैट कि मैं स्टार्टिंग से बेस बनाऊँ वहाँ पे, क्योंकि टाइम इतना है नहीं। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, सर्विस प्रोवाइडेड आफ्टर चेंज ऑफ रेट, इनवॉइस रेट विद इन 30 डेज। नहीं, रेट चेंज कब हुआ? 1 अप्रैल। हाँ, मतलब 5। पेमेंट रिसीव हो गया है ओल्ड रेट में, तो आंसर इज, पहले बात तो ओल्ड रेट में पेमेंट रिसीव हुआ, दोनों लेग कितना है? आफ्टर चेंज ऑफ रेट है। देख रहे हैं आपको? ये 6 नंबर कर रहे हैं ना, या 5 नंबर कर रहे हैं?
ये दोनों बिफोर चेंज हो तो रेट ओल्ड रेट लगेगा 18%। हाँ ओल्ड रेट लगेगा क्योंकि ये दोनों आफ्टर लेग में है, ठीक है, सॉरी बिफोर लेग में है, ठीक है 18%। और टाइम ऑफ सप्लाई कब होगा, यहाँ पे देखेंगे 30 दिन के अंदर पेमेंट रिसीव कर रहे, तो पहले एडवांस में ही है, हाँ तो पेमेंट रिसीव्ड, ठीक है पेमेंट रिसीव्ड, और ये क्या बोलता है इनवॉइस इशूड विच एवर इज अर्लियर, आंसर इज 29(3). ठीक है, थैंक यू। आज आरसीएम नहीं हुआ है, ठीक है नेक्स्ट डे होगा।